हेलो, जय हिंद साथियों। मैं सचिन कुमार सिंह एक बार आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों से हम लोग मतलब हमारी जो टीम है साथ मिलकर काम कर रहे हैं और यूपी ट्रिपल एससी पेट के मॉडल पेपर आपको ऑलरेडी डे बाय डे पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल नीर 143 क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब और शेयर किया है या नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके एक बार देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा जो मेरे पिछले वीडियो पड़े हुए हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का सेशन जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर 3 है, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मैथ का जितना पोर्शन है, मैथ का पाई चार्ट से संबंधित 15 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और साइंस के 10 क्वेश्चन कराऊंगा, अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल आपको मैं 30 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट मॉडल पेपर 3 पार्ट 1 में मैं कराऊंगा। इसके बाद हमारे नीरज सर जो हैं वो आपको मॉडल पेपर यूपी ट्रिपल एससी पेट 3 में पार्ट 2 में जो है जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री के, संविधान के, हिंदी के, ये सारे क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मॉडल पेपर 3 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक सेट जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग अपलोड करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास इतना भी वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है कि मतलब हम आपको एकदम से चीज़ें पहुंचा सकें। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो चीज़ें बताएं, हमारे वीडियो देख करके बताएं कि क्या कमियां हैं हमारे में और जो आपको चाहिए वो हमें बताएं। जैसे कि पिछले मॉडल पेपर में जो एक और दो जो अपलोड किए जा चुके हैं, एक हमारी बहन जो है उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसने कमेंट किया था कि सर पाई चार्ट से संबंधित हमें और बहुत सारे क्वेश्चन कराइए जिससे हमें यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो है जब वहाँ पेपर देने जाऊँ तो हमें कोई दिक्कत ना हो। और एक भाई साहब हैं हमारे, एक मेरा मतलब दोस्त है, ऐसे समझो मतलब मेरा चाहने वाला जो मेरे वीडियो देखता है, उसने भी कमेंट किया था कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जो एसएससी जीडी से संबंधित हो। तो दोस्तों जो मैं मैथ पढ़ाता हूँ आपको, वो पहली बात तो ग्राफ पाई चार्ट है, पाई चार्ट से संबंधित है, और मैथमेटिक अरिथमेटिक के क्वेश्चन मैं 5 कराऊंगा और वो ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ जो रेलवे हुआ और लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पेट हुआ, एसएससी जीडी हुआ, ये सारे एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आप लोगों को देता हूँ। तो इससे आप बेहिचक रहिए और हमारा सपोर्ट करिएगा। देखिए दोस्तों, जब ऐसे कमेंट हमको मिलते हैं तो हमें अंदर से खुशी होती है कि कम से कम कोई हमारा चाहने वाला तो है, हमारे वीडियो तो देख रहा है और हमारा जो चैनल अभी स्टार्ट हुआ है उसको पसंद तो कर रहा है, लोगों को शेयर कर रहा है और देख रहा है, और जो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपको नई नई चीजें सिखा रहा हूँ वो देख तो रहा है, सीख तो रहा है। क्योंकि दोस्तों जानते हो, सीखने से ही सारी चीजें आती हैं, सीखने से ही सारी चीजें आती हैं, कोई ऊपर से सीख के नहीं आता है। धीरे धीरे सभी इंसान जो है सीखते हैं, फिर एक दिन सीखते 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 जो है एक अच्छा इंसान, बहुत ही अच्छा, मतलब एक सिंपल आदमी से एक अलग बन के दिखा देता है इंसान। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तो आज का सेट जो है मॉडल पेपर 3 यूपी ट्रिपल एससी पेट का स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें पाई चार्ट से संबंधित 15 क्वेश्चन होंगे, 5 अंक गणित के होंगे और 10 क्वेश्चन मैं साइंस के पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों हमारा पहला जो है पाई चार्ट से संबंधित है, इसमें हम आप लोगों को
5 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद दूसरा पाई चार्ट बताएंगे, उसमें 10 क्वेश्चन कराएंगे। ये मत सोचिएगा इसमें 2 क्वेश्चन लिखे हैं तो 2 ही बताएंगे, हम 2 नहीं बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। आज को पार्ट 1 में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और उससे और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो है पाई चार्ट से संबंधित है। दिया हुआ है पाई चार्ट में एक व्यक्ति द्वारा घरेलू खर्च दर्शाया गया है, यदि उसका कुल खर्च 60,000 रुपए हुआ हो तो प्रश्नों के उत्तर दो। मतलब जो नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, उनको इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, उनको आंसर दिया होगा। जैसे कि खर्च क्या है कि कोई व्यक्ति है जो दान में 54 डिग्री उसका है और कपड़ा 36 है, 36 डिग्री, राशन जो है 90 डिग्री खर्च कर देता है और इंश्योरेंस 72 डिग्री इंश्योरेंस का है, बिल का है 54 डिग्री, मनोरंजन अर्थात एंटरटेनमेंट के लिए 54 डिग्री दिया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है मनोरंजन पर खर्च की गई राशि कितनी है। मनोरंजन पर खर्च की गई राशि कितनी है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि कोई सर्किल होता है अर्थात वृत्त होता है तो उसका पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। कितने का होता है, 360 का होता है, ठीक है। अब 360 अर्थात कुल खर्च 360 की वैल्यू कितनी दी है, 60,000 रुपए। कितनी दी है, 60,000 रुपए। तो 360 की वैल्यू कितनी है, 60,000 है। ओके, इतना समझ में आया। अब यहां से 0 0 कटा, 6 छहाक 36, 6 कन्ना 6, 3 0 बचा, लिख दिया मैंने। यानी 6 डिग्री का मान कितना आ गया, 1,000 रुपए। कितना आ गया दोस्तों, 1,000 रुपए। अब मनोरंजन का कितना है, 54 डिग्री है। कितना है, 54 डिग्री। भाई मनोरंजन का कितना है, 54 डिग्री का मान हमें बताना है। अब 6 अंश 6 डिग्री का मान 1,000, 6 डिग्री का मान 1,000, तो 54 डिग्री का मान कितना होगा। अब यहाँ से बहुत बहुत ही अच्छा कंटेंट बताने वाला हूँ। अब जैसे 6 डिग्री है, 6 डिग्री में कितने से गुणा करें हम कि 54 डिग्री हो जाए। तो जाहिर सी बात है 9 छंग 54 होता था, 9 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 9 से। तो 9 छंग 54 डिग्री हो गया। अब जब हमने यहाँ 9 से गुणा किया है तो इधर भी तो हमको 9 से गुणा करना पड़ेगा, जरूरी अपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 से गुणा कर दिया तो 9 छंग 54 डिग्री हो गया। तो 54 डिग्री का मान कितना हो गया, 9 एकम 9, फिर 3 0 बचे, 3 0 रख दिया। ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों कैसा लगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो 54 डिग्री अर्थात मनोरंजन पर कितना खर्च हुआ, 9,000 रुपए, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन तथा बिल पर खर्च की गई राशि का राशन पर खर्च की गई राशि के साथ रेशियो अर्थात अनुपात ज्ञात करना है। तो मनोरंजन पर कितना है, एंटरटेनमेंट पर मनोरंजन पे है आपका 54 डिग्री प्लस तथा का मतलब जोड़ना है, बिल का मतलब कितना है, बिल भी 54 है, 54, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। रेशियो निकालना है तो रेशियो का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब राशन पर खर्च की गई राशि के साथ अनुपात, राशन का कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। अब इसको टिक कर लो, ऐड कर लो, 54 2 ना 108 डिग्री हो गया बराबर 90। अब किससे कट रहा है, 3 से देखो, 3 3 9 3 6 18 और 3 3 9 30 हो गया। तो 36 रेशियो कितना हो गया, 30 हो गया। अब 36 और 30 किससे कट रहा है, अभी ये 3 से काट दो, 12 3 36, 10 3 30 होता है, पता नहीं। अब 12 और 10 किससे कट रहा है, 2 से, 2 छंग 12 2 पंचे 10। तो कितना रेशियो आ गया दोस्तों, 6 रेशियो 5, 6 अनुपात 5। तो मनोरंजन तथा बिल पर खर्च की गई राशि और राशन पर खर्च की गई राशि के साथ क्या रेशियो आया, 6 अनुपात 5, 6 रेशियो 6 रेशियो 5। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राशन पर खर्च की गई राशि का कुल खर्च का कितने प्रतिशत है। राशन पर खर्च की गई राशि कुल राशि का कितने परसेंट है। तो राशन पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कितना है, समझते रहे ना दोस्तों, बहुत आसान से लगता है, एक ही लाइन में लगेगा। राशन पर कितनी राशि है, 90 डिग्री, ठीक है। अब कुल कितना डिग्री
कोण होगा, कुल कितना होगा, कुल कितना होगा, कुल होगा 360 डिग्री। बता चुके हैं ना, किसी सर्किल का पूरा वृत्त का कोण कितना होता है, 360 होता है। अब सर भाइयों जो है कुल खर्च यानी 60,000 से नहीं लेना देना, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो राशन पर 90 डिग्री, अब कुल का कितना है, टोटल कितना है 360, उसको नीचे रखेंगे। कुल राशि का कह रहा है नहीं, कुल राशि का कितना है, तो अब 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। तो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट आ गया, 25%। यही आपका राइट आंसर है। तो कुल राशि का कितने प्रतिशत है, 25% है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन समझिएगा, यदि वह व्यक्ति 10,800 रुपए दान दे देता है, क्या करता है, 10,800 रुपए दान दे देता है, तो कपड़ों पर खर्च की गई राशि क्या है, तो कपड़ों पर खर्च की गई राशि क्या है। अब दान के लिए क्या है बताइए, दान के लिए क्या है, दान का कितना डिग्री कोण है, 54 है। 54 डिग्री का मान कितना है, 10,800 रुपए। भाई कह रहा ना, यह व्यक्ति 10,800 रुपए दान दे देता है, दान का कितना डिग्री कोण है, 54 डिग्री। तो 54 डिग्री का मान कितना है, 10,800 रुपए है नहीं, 10,800 रुपए। तो यहां से कितना निकालिए, 1 डिग्री का वैल्यू कितनी होगी, 54 दूना 54 एकम 54, 54 दूना 108 होता है ना, 200। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 200 रुपए। अब किसके लिए पूछ रहा है, कपड़ों पर खर्च की गई राशि, कपड़ा कितना है, कपड़ा 36 डिग्री, 36 डिग्री, तो 36 डिग्री का मान कितना होगा भाई, 1 डिग्री का मान 200, तो 36 डिग्री का मान कितना, 36 दूना 7200 रुपए। कितना आ जाएगा, 7200 रुपए, सॉरी कितना आ जाएगा दोस्तों, 7200 रुपए। यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है इंश्योरेंस पर खर्च की गई राशि कितनी है। इंश्योरेंस पर खर्च की गई राशि ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो कुल खर्च कितना है, 60,000 रुपए। कितना है दोस्तों, 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपए। ठीक है, अब पूरा सर्किल का कोण कितना है, 360 डिग्री, ये तो समझते ही हो आप। अब यहां से 0 0 कटा, 6 36, 6 कम 6, तो 6 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000 रुपए। कितना आ गया, 1,000 रुपए। इतना समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब कह रहा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है, 72 डिग्री अर्थात 72 अंश। कितना है, 72 अंश। अब 6 अंश को 72 अंश बनाने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, तो जाहिर सी बात है 12 छंग 72 होता है। ठीक है, अर्थात 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर जब 12 से करेंगे तो इधर भी तो 12 से करेंगे ना, है नहीं, तो कितना हो जाएगा, 5 छंग 72 डिग्री का मान 1000 की गुणा 12 से होगी तो 12,000 आंसर। कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए। ठीक है, तो इंश्योरेंस पर कितनी राशि खर्च की गई, 12,000 रुपए। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले पाई चार्ट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला पाई चार्ट है। अगला पाई चार्ट क्या कह रहा है कि पाई चार्ट में वर्ष 2018-19 में विभिन्न मदों में विदेशी मुद्रा की आय को प्रदर्शित किया गया है। मतलब एक पाई चार्ट है, उसमें 2018-19 के जो है विदेशी मुद्रा के आय को प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि चीनी जो है 90 डिग्री है, चाय 40 डिग्री है, आईटी जो है 20 डिग्री है, अन्य यानी अदर कितना है 45 डिग्री है, चाय का कितना अंश है 45। अब देखो चाय का मान कितना दिया है, 45 अंश का मान 150 करोड़। ये इसी में है दोस्तों, ये इसी में है। चाय का मान कितना है 150 करोड़। ठीक है, अब इस्पात का कितना दिया है 120 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अब अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि चीनी का निर्यात इस्पात के निर्यात का कितना प्रतिशत है।
इस्पात के निर्यात का, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों कह रहा है, इस्पात के रिस्पेक्ट में कह रहा है नहीं। अब हम 20 बार आप लोगों को बता चुके हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में कहे उसकी वैल्यू कहाँ रखते हैं, हम नीचे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो इस्पात की वैल्यू कितनी है दोस्तों, इस्पात के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, इस्पात के निर्माण का, इस्पात के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 120 कितना हो जाएगा मान इस्पात का, 120 डिग्री। अब चीनी का निर्यात कितना है, चीनी का है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री को ऊपर रखेंगे, इंटू जब प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो काटो इसको, 0 से 0 कटा, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 4 से 100 को काटे हुए तो 25 चक्कू 100 होता है। तो 25 तिया कितना होगा, 25 की 3 से गुणा हो जाएगी, 25 तिया 75%। तो कितने प्रतिशत है, 75% है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यूपी SSSC पेट एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी जीडी हुआ, एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ। अभी आपको हम इसके बाद अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें हम ऐसे ऐसे आपको कंटेंट देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्ट के अनुसार कुल अर्जित विदेशी मुद्रा कितनी है, चार्ट के अनुसार कुल अर्जित विदेशी मुद्रा कितनी है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। अब बताइए, कुल मुद्रा विदेशी मुद्रा निकालना है हमको, ठीक है। तो पहले हम किसका मान दिया हुआ है, चाय का मान दिया हुआ है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 150 करोड़, कितनी है, 150 करोड़ में है, ठीक है दोस्तों, करोड़ में, ठीक है। 150 करोड़ है चाय के, है नहीं, अर्थात 45 डिग्री का मान कितना है, 150 करोड़, ठीक है। अब टोटल सर्किल का कितना कोण होता है, 360, क्योंकि कुल अर्जित विदेशी मुद्रा निकालना है ना। तो 360 की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो 360 बराबर कितना हो जाएगा, 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 360 मतलब 360 गुणे 150, 150 करोड़, ये बटे में क्या आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे, ठीक है। तो 15 तिया 45, 15 दहम 150, ये 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 12 तिया 36, ठीक है, 0 बचा 0। अब 120 की गुणा 10 से तो 1200 हो गया, कितना हो गया, 1200। अब 1200 करोड़ है, कितने करोड़ है दोस्तों, कुल विदेशी मुद्रा कितनी है, अर्जित मुद्रा 1200 करोड़, यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अगले वर्ष पूरे अर्जन में, यदि अगले वर्ष पूरे अर्जन में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसका इस्पात योगदान कितना है, किसका, इसका इस्पात योगदान कितना है, ठीक है। यदि अगले वर्ष पूरे अर्जन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए, 50% की वृद्धि हो जाए तो इस्पात योगदान कितना है। अब यहां से किसका मान दिया हुआ है पहले ये देखिएगा, चाय का मान दिया हुआ है 150 करोड़, ठीक है। तो यानी 55 डिग्री का मान कितना है, 150 करोड़, ठीक है, 50 करोड़, ठीक है। अब क्या कहेंगे, इस्पात के लिए निकालो इसका, इस्पात की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा आपका, 120 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री के लिए हो जाएगी 45 से डिवाइड कर देंगे हम, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 150, ठीक है। अब यहां से कितना करेंगे, 15 तिया 45, 15 8 120, 3 से काटो 53, 15 8 पंचे 40, अर्थात 400 करोड़ आ गया, किसका मान, 120 डिग्री का मान, ठीक है। 120 डिग्री बोले तो ये 100% है, इस्पात कितना है अपने आप में 100% है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी, 100% बोल दे तो, या 120 डिग्री बोले तो 400 करोड़, और 100% किसके लिए, केवल इस्पात के लिए, किसके लिए, इस्पात के लिए। इस्पात की वैल्यू कितनी आ गई, 400 करोड़, कितनी आ गई,
400 करोड़। कितनी 400 करोड़। अब उसमें वृद्धि कितनी हो जाती है 50% की। कितनी हो जाती है 50% की। तो 50% की वृद्धि कर दीजिएगा। तो 150 100% पहले था, उसका मान 400 करोड़, ठीक है, और 50% बढ़ गया तो कितना हो गया दोस्तों 150% हो गया। तो 150% की वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए। 150% की निकलेगी 400 इंटू 150/100। कितना आ जाएगा 400 इंटू 150/100। 0 से 0, 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60, 0 बचा 0। 600 करोड़। कितना आ गया 600 करोड़। यदि क्या हो पूरे अर्जन में 50% की वृद्धि हो जाए तो इस्पात का योगदान कितना हो जाएगा 600 करोड़। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से, यही उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन है, यदि चमड़े के निर्यात मूल्य में 10% कमी आ जाए, चमड़े के निर्यात मूल्य में 10% की कमी आ जाए तो मूल्य वृद्धि से इसका योगदान कितना है। मूल्य वृद्धि से इसका योगदान कितना है। तो पहले जिसका मान दिया है उसकी वैल्यू निकालते हैं। 45% की वैल्यू अर्थात चाय का मान कितना है 150 करोड़ है ना। अब कह रहा है किसके लिए बोल रहा है चमड़े के लिए। तो चमड़ा का इतना है 40 डिग्री। कितना है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 150 इंटू 40/45। 15 दिया 45 और 15 एकम 15। तो ये कितना हो गया 400। ये कितना हो गया 400/3। कितना रहा 400/3। अब कह रहा है 10% की कमी आ जाए। अब भाई देखो ये जो 40 डिग्री है ये चमड़े का है ना, तो कितना इसका मान आया 400/3 करोड़ आया मान आया है ना। अब ये चमड़े के लिए 100% है या नहीं बताओ। चमड़े के लिए 100% है, बिल्कुल है कहोगे सर। अब कितने परसेंट की कमी आ जाए 10% की। पहले कितना था 100% था, अब जब 10% की आएगी तो कितना हो जाएगा 10% की कमी आई ना तो 90% रहा। तो यानी 400/3 इंटू 90/100, 90% रहा। क्योंकि 10% की कमी आएगी तो 100 से 10 घटाएंगे तो 90 ही तो बचेगा और प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में 100। तो 0 से 0 कटा 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 30 बचा। 30 की 4 से गुणा तो कितना आया 120 करोड़। 120 करोड़। तो जब चमड़े के निर्यात मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो मूल्य वृद्धि में इसका योगदान कितना रहेगा 120 करोड़। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन है जो कि सेम है, सेम टाइप से मतलब डाटा चेंज है बट लगेंगे सेम टाइम से ही, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन बार बार मैं इसलिए रिपीट करा रहा हूं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस पड़ जाए और आपको जब एग्जाम में बैठे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अन्य क्षेत्रों से होने वाली आय चमड़े से होने वाली आय का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अन्य क्षेत्र का कितना है अदर का यानी 45 है नहीं। अब किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है चमड़े से होने वाली आय का कितना प्रतिशत, यानी चमड़े के रिस्पेक्ट में कह रहा है तो चमड़ा का कितना है, चमड़ा का है 40 अंश। कितना है 40 अंश। जिसके रिस्पेक्ट में कहे उसको आप कहां रखते हैं दोस्तों नीचे रखते हैं हम, नहीं तो इंटू 100 क्योंकि परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड कर दो तो 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 45 की 5 से गुणा तो 25, 5 चक्कू 20, 2 22/2। इसको डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 112.5% आ जाएगा। कितना है 112.5, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से है, इस्पात से होने वाली आय का चीनी के आय का कितना प्रतिशत है। तो इस्पात का कितना है दोस्तों, इस्पात का कितना है 120 है नहीं। चीनी के आय का, चीनी के रिस्पेक्ट में कह रहा ना तो चीनी की वैल्यू नीचे इंटू 100। उसी तरह से 0 0 कटा 3 3 चक्कू 12 तो कितना आ रहा
अब 40 गुणे 10, ये 400 हो गया बटे 3। कितना रहा? 400 बटे 3। इसको सही बटे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, समझ लीजिएगा दोस्तों, कैसे लिखेंगे? 400 को किससे भाग करना है? 3 से। तो 3 एकम 3, 0 तारे 3 तिया 9, फिर 0 तारे 3 तिया 9। कितना शेष? 1। जो शेष है वो ऊपर रहेगा, हमेशा याद रखो, जो शेष है वो ऊपर रहेगा शेषफल, और जो भागफल है वो सही बटे में रहेगा। 133 है भागफल, 133 सही 1 बटे 133 सही 1 बटे, और जिसे भाग करेंगे वो बटे में रहेगा। तो ये आंसर आ जाएगा। कितने प्रतिशत? 33, 133 सही 1 बटे 3%। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन है कि आईटी से होने वाली आय, चमड़े की आय का कितना प्रतिशत है? आईटी का कितना है? आईटी का है आपका 20%, 20 अंश। कितना है? 20 अंश। और चमड़े की आय का किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है? चमड़े के रिस्पेक्ट में। तो चमड़े की वैल्यू नीचे 40% है ना, इंटू 100। परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, 20 से कम 20, 20 दूना 40 कट गया। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? 50। कितना परसेंट है? 50% है। यही आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात से हुई आय चीनी से होने वाली आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इस्पात का कितना है? 120 डिग्री है, 120 डिग्री है इस्पात का। और चीनी का कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। कितने प्रतिशत अधिक है? कितना है? कितनी डिग्री अधिक है? 30 डिग्री। भाई डिफरेंस कितना है? 120 से 90 गया तो 30 है तो बचेगा। बिल्कुल सही। अब 30 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब किसके? चीनी से होने वाली आय से। ये चीज यहाँ पे समझने वाली है कि आपको नीचे कौन सी वैल्यू रखनी है। तो किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है? चीनी के रिस्पेक्ट में। चीनी से होने वाली आय से, है नहीं? तो चीनी की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 30 से कम 30, 30 तिया 90। 100 बटे 3 को क्या लिखते हैं हम? 33 सही 1/3 लिखते हैं, या फिर 33.33 कह सकते हैं। दोनों चीजें राइट है, तो यही आपका राइट आंसर है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए पाई चार्ट का 10वां क्वेश्चन है हमारा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस्पात और चीनी से होने वाली आय का शेष सभी आय से रेशियो। शेष सभी आय से रेशियो, तो सभी मतलब इस्पात और चीनी का कितना है दोस्तों? इस्पात और चीनी का है, इस्पात का है 120 प्लस चीनी का कितना है? 90 डिग्री। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, क्योंकि हमको रेशियो लगाना है, तो रेशियो ही तो निकालना है, तो रेशियो का सैंपल लगा देंगे। अब क्या करेंगे? कह रहा है इस्पात और चीनी से होने वाली आय, ठीक है, का शेष सभी मतलब इस्पात और चीनी को छोड़ देंगे, और जितने होंगे, चाय हुआ, अन्न हुआ, आईटी हुआ और चमड़ा हुआ, तो इसका सबको जोड़ ले। 45 प्लस 45 प्लस 20 प्लस 40, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 9 2 12 9 21 यानी 210। ये कितना हुआ? 5 5 10 का 0, 4 1 5 2 7 4 11 4 15 150। कितना आ रहा? 150। 0 से 0 कटा, 3 7 21 3 5 15, तो कितना है रेशियो? 7:5। 7:5, यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अरिथमेटिक अर्थात अंकगणित के 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:4 है के अनुपात में है, उनके HCF अर्थात मासा और एलसीएम मतलब लासा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लर, ठीक है, का उत्पाद मतलब
गुणनफल है नहीं, 20 28 है, 2028 है। संख्याओं का योग क्या है, क्या पूछा है, संख्याओं का योग। अब आप लोग तो जानते होंगे कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है। मान लो ये A संख्या है, इसको A माने, इसको B माने, क्या माने, A माने और B माने, तो A इंटू B हो जाएगा ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कह रहा है उनके HCF LCM का उत्पाद कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, 20 और 28 है, कितनी है, 28 है। अब कह रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहां से क्या होगा, AH हो जाएगा, AH इंटू BH, AH इंटू BH, HL बराबर क्या हो जाएगा, HL बराबर हो जाएगा यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर H अर्थात मासा गुणे लासा, है नहीं। अब इनका उत्पाद कितना है, 20 80, तो बराबर क्या हो जाएगा, HA, पहली संख्या का मतलब A है, तो H के साथ मल्टीप्लाई AH हो गया, क्या हो गया, AH इंटू दूसरी संख्या का L से, तो L की वैल्यू कितनी है, B है, तो BH हो गया, कितना हो गया, BH हो गया। तब अब A और B की वैल्यू कितनी है, 3 और 4 है, तो 20 28 बराबर 3H इंटू 4B, कितना हो जाएगा, 3H इंटू 4B, तो 4 दिया 12, सॉरी H हो जाएगा, ये 4 दिया 12 हो गया। H की मल्टीप्लाई कितना हो गया, H स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, H स्क्वायर बराबर 20 28। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने बच जाएगा, 12 एक कम 12, 8 बचा, 6 8 और 2 82, 12 संग 72 और 10 बचा, 10 8 18, 12 9 या 108। H स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 169। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा ना, तो 162 का रूट कितना, 13 का रूट होता है, कितना, किसका रूट होता है, 13 का रूट होता है। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 13। कह रहा है संख्याओं का योग, कितनी संख्या है, 3 और 5 4, अर्थात 3AH प्लस BH, है नहीं, यही तो थी संख्याएं, AH प्लस BH। तो 3 और 4 कितना हो गया, A की वैल्यू 3 है, तो 3H प्लस B की वैल्यू 4 है, 4H, कितना हो गया, 7H, 4 3 7H। H की वैल्यू कितनी है, 13, 7 गुणे 13, H की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, 13 सत्ती कितना हुआ, 91। संख्याओं का योग कितना होगा, 91, 91। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 269 इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का वर्गमूल होगा, अर्थात 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और बहुत कम ही समय में लगाएंगे। जैसे कि आप देखो, आप लोग तो सभी जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये तो अलजेब्रा का फार्मूला है नहीं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। ओके, बहुत सही। तो एक बार इसको हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, घटा लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, घटा लेंगे। तो घटाइए, जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0, 7 2 9 10, 1 10 का 0, 2 1 3 1 4, 400 आ गया। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 से इधर दाहिने 12 से 8 गया तो 4, इधर 6 हुआ, 6 से 4 2 गया 4, 1 से 2 से 1 गया 1, 144। अब कह रहा है का वर्गमूल, मैंने कह रहा, खुद सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, का वर्गमूल, मतलब जिसका जो मान आया है उसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो रूट ज्ञात कर दो, क्या दिक्कत है। 400 इंटू 144 कर दो, 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 इंटू 144 का 12 का होता है, तो 12 दूनी 24, कितना मान आ गया, 240। यही आपका राइट आंसर है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं।
चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तरल और पानी के 80 लीटर मिश्रण में, एक कोई तरल है और पानी के 80 लीटर, कितने लीटर, 80 लीटर के मिश्रण में 25% तरल होता है। कितने परसेंट होता है दोस्तों, 25% तरल होता है। मिश्रण में कितना पानी जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि तरल मिश्रण का 20% हो जाए। ठीक है, इसको तो हम बहुत शार्ट तरीके से लगाएंगे और बहुत ही कम समय में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, कह रहा है 80 लीटर मिश्रण, कितने लीटर, 80 लीटर मिश्रण है और क्या कह रहा है, मिश्रण में 25% तरल होता है। कितने परसेंट तरल होता है, 25%। ठीक, अब जब प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में कितना आएगा, 100 आएगा, बराबर मिश्रण में कितना पानी जोड़ा जाना चाहिए, कितना पानी जोड़ा जाना चाहिए ताकि तरल मिश्रण का 20% हो जाए। मान लो x पानी जोड़ा जाना चाहिए, कितना पानी जोड़ा चाहिए। अब x मानने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही 60 लगने वाला है ना। जब 60 लग रहा है तो क्या दिक्कत है, तो x क्या पानी जोड़ा जाना चाहिए, तो कितने परसेंट हो जाना चाहिए उसको, 20%। 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। जाहिर सी बात है, 1/5 डायरेक्ट लिख दो, क्या दिक्कत है, या फिर 20% लिख लो, 20% लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 20% का मान, प्रतिशत का मान हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। 100 से 100 कट गया, 20 एकम 20, 20 चक्कू 80, तो x की वैल्यू कितनी आई, 25 चक्कू 100 लीटर, कितना आया, 100 लीटर आया। अब ये x क्या है, x है टोटल मिक्सचर है, क्या है, x की वैल्यू कितनी है, टोटल मिक्सचर कितना है, 100 लीटर। अब 100 लीटर में 80 लीटर क्या है, तरल और पानी है। ठीक है, तो 80 लीटर दोनों है। ठीक है, तो कितना, ताकि तरल 20% हो जाए, कितना पानी मिलाना जाना चाहिए, तो घटा देंगे, तो 100 माइनस कितना कर देंगे, 80, तो कितने लीटर आ जाएगा 20 लीटर। 20 लीटर क्या मिलाया जाएगा, पानी जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तब 20% क्या हो जाएगा, तरल मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन के चलो हम ऑप्शन दे देते हैं। क्या दे देते हैं, ऑप्शन से ज्यादा बेटर रहेगा। तो x-1, x-2 ए ऑप्शन है, ये बी है, x-2 सी है, x-3 डी है, x-4 क्या है, x-4। चलिए अब आप लोगों को एक बात बता दें कि ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा, अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को अगर जो हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम परीक्षा के टाइम पे जब बैठेंगे ना तो हमको बहुत समय लग जाएगा, जिससे हमारा जो है आगे के क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम बहुत ही अच्छी शार्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में पहले शुरुआत से वैल्यू पुट करना रखना स्टार्ट कर दो। जैसे कि x की पहले रखो वैल्यू 0, x की वैल्यू हम क्या रखें, 0 से स्टार्ट करो। 0 से जब स्टार्ट करोगे आप तो क्या रहेगा मामला, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे x के स्थान पर 0 रखोगे तो x का क्यूब मतलब -1 रहा, ये -1 मान रहा। यहाँ से x का मान 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 14। बटे में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखोगे, नीचे भी तो रखोगे ना, ये 0 तो 1 ये रहा, गुणे। अब x की वैल्यू यहाँ रखोगे 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस का क्या रहेगा 7। तो 14 की -1 से गुणा तो -14, कितना रहा, -14 बटे 7। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आया -2। अब देखो x की वैल्यू क्या रखा मैंने, 0, तो मान कितना आया 2। तो ऑप्शन में कहीं x -2 दिख रहा है आपको, हाँ कहोगे हाँ जी सर दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, बी। देखिए आ गया, बहुत ही कम समय में
आपने सॉल्व कर लिया। तो ये ऐसे ऐसे कंटेंट जब आप हमसे मेरे से लगातार लगे जुड़े रहोगे, हमारे क्लासेस देखोगे, तभी आपको ऐसे ऐसे कंटेंट मिल पाएंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन मैथ अंक गणित के हो गए हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मेरा है, उसके बाद मैं साइंस के 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए अगले क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अंक गणित का 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट 1 माइनस 7x बटे 3x बराबर 6 हो, कामा x बराबर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ है, तो रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों करता हूँ। देखो 3 है, 3 से पहले अंदर क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7x बटे 3x बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, x जो है, x से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे, x से भाग, क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो क्या होगा, ये 3x हुआ। क्या हुआ, 3x से, अर्थात बटे में x से भाग करेंगे तो x से वैल्यू बढ़ गई, 3x रहा ना। क्या रहा ये 3x प्लस इसको 3 को x से डिवाइड करेंगे तो 3/x रहा, माइनस 7 बटे 3x को x से डिवाइड करेंगे तो 3 रहेगा। कितना आ जाएगा, 3 बराबर, इधर क्या करेंगे, 6 रहा। कितना रहा, 6 रहा। ठीक है, क्या करेंगे, 6 रहा। ठीक है, 6 तियां 18, ये 3 उधर चला गया तो कितना रहा, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, हम x कॉमन ले, 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, बताइए। 3 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स बचेगा, माइनस 7 उधर गया तो 18 7 25, कितना रहा, 25 बाई 7 उधर गया, प्लस का हो गया, 18 में ऐड हो गया तो 25 हो गया। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, तो कहोगे सर कि 25 बटे 3 आ गई। कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि इधर 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। ठीक है, अब वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है x प्लस 1 बाई रूट एक्स की। ठीक है, अब जब कोई संख्या x प्लस 1 बाई रूट एक्स हो तो उसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर माइनस 2। कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमको मान निकालना है p प्लस 1 बाई p का, इसका वर्ग करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताइए। इसकी वैल्यू होगी p स्क्वायर प्लस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 2p इंटू 1 बाई p, अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो जब p कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये p स्क्वायर p प्लस 1 अपान p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है इधर आएगा, कहेगा हो जाएगा माइनस का 2, p स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1 बाई p स्क्वायर, है नहीं। अब यहां से क्या होगा, यहां हम मान लें p प्लस 1 बाई p को मान लें a, क्या मान लें, a मान लें, तो a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। वही चीज तो मैंने यहां लिखी है डायरेक्ट, है नहीं। तो क्या हम p स्क्वायर, इसकी हम इसको p मान लें, क्या मान लें, p मान लें, है नहीं। तो क्या हो जाएगा 25 बटे 3, क्या हो जाएगा 25 बटे 3, है नहीं। तो अब इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे करते हैं। तो इसको शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर माइनस 2। याद रखो जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस हो जाता, अब यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। अब आगे कैसे करेंगे, अब आगे हम ऐसे करेंगे, -2 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, x प्लस 1 बाई रूट 2। अब यहाँ रूट जब चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, सॉरी, अब इसका रूट स्क्वायर निकालेंगे तो कितना 25 बटे 3 निकला है। क्या निकला है, 25 बटे 3 निकला है, निकला है ना, 25 बटे 3। अब
+2 है, +2 है तो हम क्या करेंगे यहाँ +2 कर देंगे, है नहीं, क्योंकि +2 है। अब कितना आ जाएगा 25, 3 दूना 6, या सॉरी प्लस करेंगे, ठीक है, 3 दूना 6 बटे 3, 25 6 31, √31/3, यही आपका राइट आंसर है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे अगले वीडियो जो पीछे पड़े हैं यूपीएससी पेट मॉडल पेपर 1 और 2 उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे बेहतरीन कंटेंट दिए गए हैं जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम साइंस के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उससे जो रिलेटेड ऑप्शन होंगे उससे हम आप लोगों को हर ऑप्शन के एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको आपके क्वेश्चन जो हैं तैयार हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन है किसके द्वारा दांतों का अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है न्यूमेरोलॉजी, दूसरा है ओडोंटोग्राफी, तीसरा है ऑर्निथोलॉजी, चौथा है ऑस्टियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजी। क्या राइट आंसर है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, अब ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? दांतों का अध्ययन किया जाता है। और अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी में हम अंकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? अंकों का। लिख लीजिएगा, अंकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेरोलॉजी। अंकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? न्यूमेरोलॉजी। ओडोंटोग्राफी में क्या किया जाता है? और ऑस्टियोलॉजी में क्या किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में दोस्तों हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा जो है ऑर्निथोलॉजी, ओडोंटोग्राफी। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी। सॉरी, ऑर्निथोलॉजी में क्या किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडोंटोग्राफी। ऑर्निथोलॉजी में करते हैं पक्षियों का अध्ययन। क्या करते हैं दोस्तों? पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोग्राफी। क्या कहते हैं दोस्तों? ओडोंटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है किस यंत्र द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है? तो किस यंत्र के द्वारा? केस्कोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? केस्कोग्राफ के द्वारा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, कार्डियोग्राम है, लैक्टोमीटर है, फिर है हाइग्रोमीटर। अब जैसे कि हाइग्रोमीटर है, हाइग्रो से क्या आ जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। और लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं दोस्तों? लैक्टोमीटर से। अब देखो लैक्ट अर्थात ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दूध से दही बनने में कौन से किस विषाणु किसका मतलब क्या ऐसा क्या चेंज हो जाता है कि जो दूध से दही बन जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। किस जीवाणु? उस जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से क्या होता है? दूध से जब दही बनता है, जो उसमें जीवाणु जो होते हैं ना, उनको लैक्टोबैसिलस के द्वारा ही दूध जो है दूध से दही बनता है। अर्थात तीसरा ऑप्शन है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम ये भी एक प्रकार का यंत्र होता है। इससे जो है हृदय की गति को मापा जाता है। हृदय की गति को मापना
कार्डियोग्राम का काम क्या होता है? इस यंत्र का काम ये होता है कि हृदय की गति को मापता है, जिसको हम ईसीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और एक होता है ईईजी। क्या होता है दोस्तों? ईईजी। ये क्या होता है? ये मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाता है। ठीक है, क्या करता है? मस्तिष्क में जो विकार होता है उसका पता लगाता है। ट्यूमर जो होता है ईईजी के द्वारा मस्तिष्क के रोगों का पता लगाया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो एफिशिएंसी ग्राफ। इलेक्ट्रोएफिशिएंसी ग्राफ। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है, जिसको हम CDRI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CDRI। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान हिंदी में बोले तो कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। अदर ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे कि चेन्नई है दूसरा ऑप्शन। चेन्नई कहाँ है दोस्तों? मद्रास में। कहाँ है? मद्रास में चेन्नई पड़ता है। अब सी ऑप्शन है देहरादून, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो अगर अगला ऑप्शन बी जो है चेन्नई, चेन्नई में क्या है दोस्तों? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में। और ऑप्शन आपसे ऑप्शन ये पूछे कि चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर? कानपुर। क्या होगा दोस्तों? कानपुर। और कहे कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई। अगला ऑप्शन क्या है? देहरादून। देहरादून में क्या है दोस्तों? भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो देहरादून में है। लास्ट ऑप्शन जो चौथा है कोलकाता। कोलकाता में दोस्तों क्या है? कोलकाता से क्या याद आता है? कोलकाता में है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता में। फिर से एक बार देख लेते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में। भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G अर्थात कैपिटल G का मात्रक क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन में पहला है मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, डी ऑप्शन है न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अर्थात कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। अब इसका कभी कभी मान पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं कि कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। कितनी होती है दोस्तों? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इसके साथ एक स्मॉल जी आता है। क्या आता है? स्मॉल जी, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय
त्वरण क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान कितना होता है 9.8 और मात्रक क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डेनियल सेल, दूसरा है लेक्लांसी सेल, तीसरा है वोल्टीय सेल, चौथा है सभी, चौथा है सभी। तो ऑप्शन में क्या होगा, सॉरी ऑप्शन गलत दे दिया मैंने, तो यहां पर नहीं हो जाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, कोई नहीं सही होगा। क्या होगा, कोई नहीं सही, क्योंकि ए बी सी जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे आपके प्राथमिक सेल होते हैं। अब इसके सेल के बारे में समझ लीजिएगा कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में वो होते हैं जो ऐसे सेल जिनको एक बार चार्ज करके दोबारा पुनः प्रयोग में, मतलब दोबारा पुनः चार्ज करके प्रयोग नहीं लिया जा सकता, प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनको एक बार यूज करके वो डाउन हो गए, फिर पुनः उनको चार्ज करके फिर प्रयोग किए, इस तरह से उनकी लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि मोबाइल फोन की बैटरी, उसको आप द्वितीयक सेल बोल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे जो है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला ऑप्शन है बारूद बनाने में क्या नहीं प्रयोग होता है। बारूद अर्थात बारूद क्या है, विस्फोटक है, क्या है, विस्फोटक है, उसको बनाने में क्या प्रयोग नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा है गंधक, तीसरा है चारकोल, चौथा है एल्युमिनियम। तो राइट आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रयोग बारूद बनाने में नहीं होता है। अब पहला ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट ये बारूद में कितने परसेंट होता है, तो 75% होता है। कितना होता है दोस्तों, 75% होता है पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में। और गंधक की मात्रा कितनी होती है, 10% होती है। कितनी है दोस्तों, 10% होती है। अब बाकी हुआ जो चारकोल होता है, चारकोल कितना होता है, 15% होता है। टोटल कितना हो गया, 100% हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो जैसे पहला ऑप्शन है बेरियम, बेरियम का प्रतीक क्या होता है, Br, क्या होता है, Br। अगला है स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम का Sr, सैंपल क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सैंपल Sr। लिथियम को क्या कहते हैं, Li, क्या बोलते हैं दोस्तों, Li। चौथा है कोबाल्ट, कोबाल्ट को क्या कहते हैं, CO। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण। किसके कारण दोस्तों, बेरियम। अब कैसे याद रखेंगे, देखो बेरियम आर आता है ना, आर आ रहा है, तो आर से हरा याद रखो, हरा। अब अगला ऑप्शन क्या है, स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम जो है ये भी एक तत्व है जिसके कारण आतिशबाजी के दौरान जो है लाल चटक रंग आता है। क्या आता है, लाल चटक रंग किस तत्व के कारण आता है, तो स्ट्रांसियम के कारण आता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है लिथियम। अब लिथियम ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो लिथियम है। ये लिथियम सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व क्या होता है, लिथियम को बोलते हैं। चौथा ऑप्शन है कोबाल्ट, कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है, CO। ठीक है, अब कोबाल्ट का के कहता है, बोलते ना कि ट्यूमर अर्थात ट्यूमर के इलाज में किस के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो ट्यूमर के इलाज में कोबाल्ट बोले तो CO के समस्थानिक
का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। अर्थात ट्यूमर के इलाज में किसके समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप क्वेश्चन के सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निष्क्रिय गैस तत्व नहीं है। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस बोले तो शून्य वर्ग के तत्व, इनको दूसरा नाम क्या है? शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य वर्ग, अर्थात जीरो वर्ग ग्रुप है नहीं, जीरो वर्ग के तत्व है नहीं, बोल सकते हैं। निष्क्रिय गैस तत्व नहीं है तो हीलियम ऑप्शन पहला है, दूसरा है नियान, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है रेडान। तो कह रहा है निष्क्रिय गैस तत्व नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। कौन सा? ऑक्सीजन नहीं है। इसके अलावा कितने? 6 तत्व होते हैं। निष्क्रिय गैसें कितनी होती है? 6। कौन कौन सी? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ठीक है, 6 तत्व हो गए। अब इसमें से पूछा जाता है ऐसी कौन सा तत्व है निष्क्रिय गैस, ऐसी कौन सी निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? रेडान। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा निष्क्रिय तत्व है, निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? रेडान, आर्यन है नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CO2 बोलो तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं होता है। कह रहा है नहीं होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अग्निशमक, दूसरा है रेफ्रिजरेटर, तीसरा है धोने में, ठीक है, चौथा है कोई नहीं, कोई नहीं। तो नहीं होता मतलब धोने में इसका नहीं होता है। ठीक है, धोने में किसका होता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किसमें होता है? धोने में, जिसको धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O। क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है धावन सोडा का? Na2CO3 धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये धावन सोडा होता है जिससे क्या होता है? कपड़े उपड़े धोए जाते हैं। एक होता है खाने वाला सोडा, क्या होता है? खाने वाला सोडा, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। और सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? धावन सोडा, अर्थात धोने वाला सोडा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? CO2 का प्रयोग नहीं होता तो धोने में नहीं होता है। अगले ऑप्शन है CO2 का प्रयोग और कहां होता है? जैसे कि CO2 को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस मतलब सूखी बर्फ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन के सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों इसको हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। कैसे? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है विटामिन के, तीसरा है ई, चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। तो ऐसे याद रखो इसको, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? WBC याद रखो, WBC। W से क्या होगा? वाटर अर्थात जल। BC क्या हो गया? विटामिन बी और सी अर्थात जल। जल में घुलनशील विटामिन कौन है?
विटामिन बी और विटामिन सी। WBC, W से वाटर, BC मतलब विटामिन बी, विटामिन सी। चलिए अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। कौन सा रोग? रतौंधी। अगला है विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है दोस्तों? रक्त का थक्का शरीर में नहीं जमता। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, नॉर्मली तरीके से जब हम कोई सिंपल कट जाते हैं दोस्तों, तो 2-3 से 4 मिनट में खून बहना अपने आप जो है बंद हो जाता है। तो जब विटामिन के की कमी होती है तो हमेशा जो है रक्त जो है बहता रहता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हीमोफीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये बीमारी होती है जो कि स्त्रियों द्वारा, इसकी वाहक कौन होती है? स्त्रियां होती हैं। ठीक है, ये बीमारी सबसे पहले किसके हुई थी? रानी विक्टोरिया के हुई थी। किसके हुई थी? रानी विक्टोरिया के हुई थी, ऐसा किताबों में बताया गया है। ठीक है, चलिए अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सी ऑप्शन है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है दोस्तों? विटामिन ई की कमी से जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं इसको? जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी, अर्थात जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई से। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग है नहीं, जिससे क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और अपने मित्रों को देखें और बताएं, और बिल्कुल अब बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर जो आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट इसी तरह से लाते रहेंगे मॉडल पेपर UPSSC पेट के लिए। और आप अपने एग्जाम में जब बैठेंगे तो अच्छे से अच्छे अंक जो है गेन कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।